प्रीवियस क्लास में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बात करी। अभी तक जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पर एक्सप्लेन कर चुका, उसमें सबसे पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि ऑर्बिट में किस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, 2n² रूल से एक्सप्लेन किया था। फिर ऑर्बिटल्स, जो आपने अबाउ प्रिंसिपल पढ़ा कि किसी ऑर्बिटल के अंदर इट मींस एस, पी, डी और एफ में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाते हैं, ये जो था वो एक्सप्लेन किया। थर्ड रूल्स आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, हुंस रूल ने ये बताया कि किसी सब ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाते हैं। आज जिस टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम चाहे की बात करूं या कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात करूं, सबसे टफ पोर्शन माना जाता है किसी भी लेवल के लिए। उसी पर कोशिश करूंगा अपने अंदाज में, अपने तरीके से एक्सप्लेन करके कि बहुत आसान बना पाऊं, लेकिन उसके लिए जो जरूरी है वो है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्याएं। प्रीवियस क्लास में यह शुरुआत जब हमने केमिस्ट्री की करी थी, याद करो मैंने आपसे कहा था कि केवल आपको ये पता होना कि केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नाभिक के चारों रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये सफिशिएंट नहीं होता। केवल इतना पता होना इलेक्ट्रॉन के बारे में, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस के अराउंड जो था, चारों तरफ जो था वो रिवॉल्व कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। आप इससे इलेक्ट्रॉन को कैच कर पाए, इलेक्ट्रॉन को पकड़ पाए, ये पॉसिबल नहीं। आपसे मैंने कहा था कि जैसे एक मैंने अपना ही एग्जांपल लिया था कि अगर आप मुझे कैच करना चाहते हैं, आप मुझे अगर पकड़ना चाहते हैं, इस क्लास के बाद मुझे कैच करना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं और मेरा प्रॉपर एड्रेस जो था वो जानना चाहते हैं, और मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करना चाहता हूं, मैं आपको थोड़ा सा उलझाना चाहता हूं, मैं अपना एड्रेस नहीं बताना चाहता, तो कुछ बात करी थी इस बात पर हमने कि मैंने कहा कि अगर आप मुझसे पूछते हैं कि आप रहते कहाँ हैं और मैं उसका जवाब यूं कुछ इस तरह से दूं कि इंडिया में, कि मैं रहता इंडिया में हूं, हिंदुस्तान में, भारत में रहता हूं, तो मैंने गलत एड्रेस बताया क्या? नहीं, एड्रेस तो सही बताया, लेकिन क्या आप मुझ तक पहुंच पाएंगे? नहीं। केवल मुझे ये कहना कि मैं इंडिया में रहता हूं, मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला। बिल्कुल इस केमिस्ट्री में अगर इस अंदाज में मैं एड्रेस बताऊं कि मैं हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर रहता हूं, तो मैंने कुछ एड्रेस गलत नहीं बताया। लेकिन दुनिया में आप या कोई भी दूसरा बंदा आप मुझे कैच नहीं कर सकते इंडिया के अंदर, एक बहुत बड़ा स्पेस है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आप ज्यादा इंटेलिजेंट थे, आप मुझ तक पहुंचना चाहते थे, तो आपका दूसरा क्वेश्चन ये था कि आप इंडिया के किस स्टेट को बिलोंग करते हैं, आप इंडिया के किस राज्य से जो था वो हैं। तो मुझे बोलना पड़ा कि कहां पर हूं, मैं एमपी से रिलेट करता हूं, मैं मध्य प्रदेश से जो था वो संबंधित हूं, तो मैं एमपी से जो था वो रिलेट करता हूं। अब से 2 पॉइंट हुए, 2 क्वेश्चन हुए, और वो इंडिया से निकलकर कहां तक आ गया? मध्य प्रदेश। लेकिन क्या अभी भी आप मुझ तक पहुंच पाएंगे? नहीं, मध्य प्रदेश भर कहने से आप मुझ तक जो था वो नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन आप फिर शार्प थे, है ना, आप शार्प थे, मैं आपको कंफ्यूज करना चाहता था, आप उससे बाहर निकलते जा रहे हैं एक एक क्वेश्चन करके। आपने तीसरा क्वेश्चन मुझसे किया कि आप ये बताएं कि चलिए आप इंडिया में रहते थे, इंडिया के मध्य प्रदेश में रहते थे, लेकिन ये बताओ कि मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट, किस जिले से संबंधित हैं। तो मुझे मजबूरी में बताना पड़ा कि मैं किस डिस्ट्रिक्ट में हूँ, भोपाल के अंदर हूँ। 3 क्वेश्चन के अंदर वो इंडिया एक बहुत बड़ा एरिया छोड़कर, एक लार्ज एरिया को छोड़कर जो था कहां तक पहुंच गया? एक छोटे से एरिया भोपाल के अंदर पहुंच गया। लेकिन भोपाल में भी मुझे ढूंढना जो था वो मुश्किल काम था। उसका 4th क्वेश्चन था कि आप भोपाल के, जो भोपाल डिस्ट्रिक्ट है, भोपाल जिले है, उसकी किस कॉलोनी के अंदर रहते हैं। मुझे कॉलोनी का नाम जो था वो बताना पड़ा, और कॉलोनी में तो आसानी से जो था कोई भी जो था आइडेंटिफाई कर सकता है, कोई भी आसानी से फाइंड आउट कर सकता है, आसानी से जो था पहचान सकता है। इसका मतलब आप उस तक कितने क्वेश्चन में पहुंचे? 4। मतलब मैं नहीं, आप या किसी और से रिलेटेड अगर हम कुछ नहीं जानते तो कम से कम कितनी बातें पता होना चाहिए? 4 पॉइंट जो था वो पता होना चाहिए कि वो किस कंट्री से रिलेट करता है, उस कंट्री से किस स्टेट को बिलोंग करता है, उस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट के जिले से संबंधित है, और उस डिस्ट्रिक्ट की किस कॉलोनी में जो था वो स्टे करता है, किस कॉलोनी के अंदर रहता है। अगर आपको 4 बातें पता है तो आप कह सकते हैं कि आप मुझे जब मर्जी, जब चाहें मुझे क्या कर सकते हैं? कैच जो था वो कर सकते हैं। आप मुझे जब चाहें जो था वो पकड़ सकते हैं। तो मुझे कब कैच किया जा सकता है? जब मेरे बारे में कितनी बातें पता हो? 4 बातें पता हो। अब आज के बाद याद रखिए कि केवल केमिस्ट्री में आपको ये पता हो कि इलेक्ट्रॉन जो था न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, किस ऑर्बिट में चक्कर
लगा रहा है। इतना भर पता होने से आप कभी भी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन को कभी भी कैच नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन को कभी भी पकड़ नहीं सकते, आप इलेक्ट्रॉन तक कभी भी पहुंच नहीं सकते। जैसे आपको मुझ तक पहुंचने के लिए मेरे बारे में 4 बातें पता होना चाहिए, उसी तरह केमिस्ट्री में किसी इलेक्ट्रॉन को कैच करने के लिए, किसी इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली जानने के लिए, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रखना, मतलब उसके बारे में कितनी बातें पता होना, 4 पॉइंट जो था वो पता होना। वो 4 पॉइंट्स क्या है? एक पॉइंट है ऑर्बिट, जिसको आपने कहा कक्ष, जिसको आप किससे डिनोट करते हैं? के एल एम एन ओ पी क्यू। तो आपको यह पता हो केमिस्ट्री में कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, किस ऑर्बिट के अंदर, किस कक्ष के अंदर रहता है ना। तो कक्ष पता हो आपको एक सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो सबसे पहले क्या पता हो कि वो कहाँ रहता है, किस ऑर्बिट, किस कक्ष के अंदर रहता है। ऑर्बिट किसे कहा? न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सराउंडिंग अराउंड जो था वो सर्कुलर पाथ, वृत्ताकार मार्ग है, जिसको आपने के एल एम एन ओ पी क्यू से डिनोट किया। अगर ये पता हो, लेकिन इतना भर पता होना सही है क्या? नहीं, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो इंडिया में रहता था। इसके बाद हर उससे क्या रिलेट है? ऑर्बिटल्स। कितने ऑर्बिटल्स? 4 एस पी डी एफ। मतलब इलेक्ट्रॉन को और बेहतर जानना चाहते हो तो फिर ये पता हो कि इलेक्ट्रॉन एस में रहता है, पी में रहता है, डी में रहता है या एफ में रहता है। ये था आपको रूम्स पता हो कि किस रूम्स के अंदर। तीसरा, हर ऑर्बिटल से कुछ सब ऑर्बिटल्स होते हैं। हर रूम से आपने देखा होगा कुछ बड़े हॉल होते हैं और उस हॉल से कुछ अटैच्ड रूम होते हैं कि आप एक रूम के अंदर इंटर हुए, जब बाहर से देखते हैं आपको वो सिंगल रूम जो होता है वो दिखाई दे रहा होता है। अब जैसे ही आप उस रूम के अंदर इंटर होते हैं आपको पता होता है कि एक छोटा सा रूम तो इससे भी अटैच्ड है, होता ना कि एक छोटा सा रूम जो था उससे अटैच्ड है। तो केमिस्ट्री में ए से कोई रूम अटैच्ड नहीं, ए से कोई रूम अटैच्ड नहीं। पी से जो था वो 3 रूम अटैच्ड है। कितने रूम अटैच्ड है? 3। एक रूम का नाम है पीएक्स, दूसरे का पी वाई और तीसरा पी जेड। एक्चुअल में ये 3 अटैच्ड रूम ही मिलकर पी बनाते हैं। तो पी अकेला कुछ भी नहीं है। पी किस किस से मिलकर बना? 3 ऑर्बिटल से मिलकर बना, पीएक्स, पी वाई और पी जेड। डी जो था 5 सब ऑर्बिटल से मिलकर बना। ऐसे 5 पार्ट होंगे, वो सब आपस में मिलेंगे तब जाकर डी मिलेगा। और ऐसे ही 7 पार्ट आपस में जब मिलेंगे और वो मिलेंगे तब जाकर क्या बनेगा? एफ ऑर्बिटल। ये जिनको आपने ऑर्बिटल्स को भी स्प्लिट कर दिया, ऑर्बिटल्स को भी आपने जो तोड़ दिया, ये कहलाते हैं सब ऑर्बिटल। ये क्या कहलाते हैं? सब ऑर्बिटल। क्या कहलाए? सब ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन को अगर जानना चाहते हो तो बताओ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, किस ऑर्बिट में, ये पता हो। लेकिन इतना पता होना कुछ भी मायने नहीं रखता। ये पता हो कि वो किस ऑर्बिटल के अंदर रहता, ये पता हो कि वो किस सब ऑर्बिटल के अंदर रहता। और जब आप रूम के अंदर आ ही गए तो उसको पकड़ना तब भी मुश्किल है। हालांकि एक छोटा सा रूम है, सामने इलेक्ट्रॉन खड़ा हुआ है, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन को कैच करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन अब भी इतना आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन 2 तरह से रिवॉल्व करता है, 2 तरह से रोटेट करता है, 2 तरह से चक्रण करता है, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। जब मैं इलेक्ट्रॉन को कैच करना चाहता हूं तो मुझे डायरेक्शन तो पता हो कि वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा था या एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा था तो मैं उस डायरेक्शन में उसको कैच करूंगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था तो मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूंगा। तो फोर्थ कहते हैं स्पिन, चक्रण, है ना। तो फोर्थ पॉइंट क्या पता हो? डायरेक्शन, चक्रण, स्पिन, हिंदी में इंग्लिश में जिसमें जो कहना। और स्पिन जो है वो कितने तरह का? 2 तरह का, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट हैंड साइड डायरेक्शन। और ये अब आप कोई कहे, अगर कहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन को भली भांति जानता हूं, मैं इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पहचानता हूं, मैं इलेक्ट्रॉन को जब मर्जी जब केमिस्ट्री में कैच कर लेता हूं, जब मर्जी इलेक्ट्रॉन को जहां से चाहूं वहां से उठा कर ले आता हूं, तो उससे पूछना कि क्या इलेक्ट्रॉन के बारे में 4 बातें पता है, और वो 4 बातों का जवाब दे दे तो कहना हाँ, तुम जब चाहो केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन को जहां से चाहो वहां से कैच करके पकड़कर जो था वो ला सकते हो, वो आपसे बचकर नहीं जा पाएगा। कितनी 4 बातें? पोजीशन इन ऑर्बिट, कक्ष में स्थिति। सेकंड, पोजीशन इन ऑर्बिटल। थर्ड, पोजीशन इन सब ऑर्बिटल। और फोर्थ, डायरेक्शन, रोटेशन, स्पिन। अभी बस समझ में ये 4 बातें पता होंगी केमिस्ट्री में तो आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में पता है। एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था बोर, बोर करके एक साइंटिस्ट हुए। उन्होंने कहा कि आप ये तो बात समझ गए कि केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन को जानने के लिए कितनी बातें पता हो। इन 4 बातों को बताने के लिए, जैसे आपने कह दिया ना कि कॉलोनी में तो रहता हूं, लेकिन कॉलोनी के किसी मकान में रहता, किसी हाउस में रहता होगा, उस हाउस की कोई आइडेंटिटी होगी क्या? नहीं। आइडेंटिटी समझ गया? उसको क्या कहते हैं? आपके घर की जो आइडेंटिटी है उसको क्या कहते हैं? एड्रेस या हाउस नंबर। उस कॉलोनी के अंदर आपके मकान की जो आइडेंटिटी है वो हाउस नंबर है। मतलब आपके मकान की भी पहचान एक नंबर है।
तो केमिस्ट्री में बोर ने कहा कि एक काम करते हैं कि चार इतनी इतनी बातें बार बार इतना कहाँ डिटेलिंग करोगे आप, कहाँ बार बार इतना विस्तार से जो था बताओगे, तो एक काम करते हैं इन चार बातों को चार नंबर से जो था वो डिनोट कर देते हैं। ये चार नंबर, ये फुल इंफॉर्मेशन जो देंगे उन्हीं नंबर्स को कह दिया गया है क्या, क्वांटम नंबर्स। अभी बस समझिए, तो केमिस्ट्री में वो नंबर्स जो इलेक्ट्रॉन की अब ये नहीं बोला जाएगा, तो उधर तो सिंपल लिखा कि क्वांटम नंबर्स आर दोस नंबर्स व्हिच रिप्रेजेंट द टोटल इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी दे दे, विस्तृत जानकारी दे दे, उन्हें क्वांटम नंबर कहते हैं। लेकिन बुक के उतना पढ़ने से कुछ भी नहीं, वो तो बहुत सारी बातें चुकी। जब वो कहता है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दे, है ना, विस्तृत जानकारी दे दे, उसको केमिस्ट्री के अंदर क्वांटम नंबर कहते हैं। तो जब बुक ये कहे, जब ये टीचर ये कहे कि टोटल इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, तो आप अपने आप से कहोगे चार बातें, पोजीशन इन ऑर्बिट, पोजीशन इन ऑर्बिटल्स, पोजीशन इन सब ऑर्बिटल एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, चक्रण की दिशा। कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो ये तो समझ गया, लिखाऊंगा अभी बाद में, पहले तो निकालना, कैलकुलेट करना सिखा दूं उस टॉपिक को, पोर्शन को। इतनी बात आ गई समझ में? तो क्वांटम नंबर्स क्या है ये समझ गए। क्वांटम नंबर्स वो नंबर जो इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, टोटल इंफॉर्मेशन, संपूर्ण जानकारी देते हैं, उन्हीं को कहा गया केमिस्ट्री में क्या। और जब जब ये कोई कहेगा कंप्लीट इंफॉर्मेशन, टोटल इंफॉर्मेशन, संपूर्ण जानकारी, विस्तृत जानकारी, जब जो सा हिंदी इंग्लिश जो भी लिखाऊंगा उसमें, है ना, तो समझ जाएंगे वो 4 पॉइंट्स क्या है। ऑर्बिट, ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल और डिस्टेंस। ये तो यहाँ पर अब केमिस्ट्री जिसको नंबर से पहचानती है, मैं उसको कुछ और कहता जाऊंगा और वो आपकी प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व होती जाएगी। टीचर्स को वही वर्ड सुनाई देते हैं जो बुक्स के अंदर लिखे गए, इसलिए केमिस्ट्री का सबसे टफ पोर्शन है क्वांटम नंबर। जब टीचर पढ़ाता है तो कहता है ये पीजी में पढ़े जाते हैं, ये पीजी में पढ़े जाते हैं, ये जो था वो पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर जो था वो पढ़े जाते हैं। अब देखिएगा क्या है लिखा, हेडिंग लिखिए, क्या था, क्वांटम नंबर्स। अब एक का अच्छा, क्वांटम नंबर्स की जब बात करें तो ये क्वांटम नंबर किससे रिलेटेड है, एटम से या इलेक्ट्रॉन से? इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। एटम किससे, ये क्वांटम नंबर किससे रिलेटेड है? अब इलेक्ट्रॉन को जानना कितनी बातें, तो कितने नंबर्स, 4 नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स कितने होंगे, 4 ही होंगे। केमिस्ट्री में क्वांटम नंबर 4 होंगे और एक इलेक्ट्रॉन के 4, जैसे केमिस्ट्री में सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन, तो हर इलेक्ट्रॉन के कितने, 4 नंबर होंगे, हर इलेक्ट्रॉन के 4 नंबर होंगे। आगे बस समझिए यहाँ पर इतना। तो केमिस्ट्री में एक काम करते हैं, जब भी कोई आपसे क्वांटम नंबर पूछेगा तो आपको इलेक्ट्रॉन बताएगा कि किस इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर कैलकुलेट करना है। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पर क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, या यहाँ लिख देता हूं क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17। अब जो बात करूंगा उसको कॉपी पे दिखेगी वो, क्लोरीन एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, यही था। अब एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि 17th इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, 17th इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर पता करना है। किस इलेक्ट्रॉन की? तो आप पता करो कि 17th इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा। ये क्या, 2, 4, 10, 12, 17, तो बताओ किसमें है, 3p में। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अच्छा, p केवल p दिख रहा है क्या? नहीं, p में कितने सब ऑर्बिटल, p में कितने सब ऑर्बिटल, s की मैक्सिमम कितने नंबर, 2, है ना। एक जो सब ऑर्बिटल है जिसको आप अटैच्ड रूम समझो, है ना, सब ऑर्बिटल मतलब अटैच्ड रूम, और हर अटैच्ड रूम की कैपेसिटी एक जैसी है पूरी केमिस्ट्री में, 2 ही इलेक्ट्रॉन, 2 ही इलेक्ट्रॉन। s में मैक्सिमम कितने आते, तो एक ही रूम ही मिलेगा उसको। अब p ने कहा मेरे पास मैक्सिमम कितने, तो वो कहा कि उसको कितने रूम दें कि 6 लोग आ जाएं, 3 रूम दें, तो p के कितने सब ऑर्बिटल, 3। p की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी, तो उसको कितने रूम्स दें, तो वैसे ही पता, कुछ ऐसा नहीं कि याद करना है। d में कितने रूम्स अवेलेबल, 5, और f में कितने, 4, तो कितने रूम्स अवेलेबल कराएं, 7, है ना। कुछ ऐसा वो नहीं है कि कुछ याद रखना है आपको। हाँ, तो p के कितने सब ऑर्बिटल, एक काम करो वो 17th इलेक्ट्रॉन हुम्स रूल से फिल कर दें। आपने जो आज बैठे थे हुम्स रूल नहीं पढ़ा वो देख लें। p के कितने पार्ट, 3, एक 3px, 3py और 3pz, 3 पार्ट में बांट दिया, px, py और pz। यहां तक कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये मतलब इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन 2, 4, 10, 12, मतलब यहां से ये 3p वाले हैं, तो यहां से कौन सा इलेक्ट्रॉन आएगा,
13। ये हुन्स रूल क्या कहता है केमिस्ट्री में, जो पढ़ा चुका, ऐसे ही बोल देता हूं आज, है ना। हुन्स रूल कहता है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस इन सब ऑर्बिटल अंटिल, है ना, अंटिल सब ऑर्बिटल आर सिंगली ऑक्यूपाइड। कि केमिस्ट्री में किसी उपकक्षक में इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग तब तक नहीं होती, युग्म तब तक नहीं बनता, कपलिंग तब तक नहीं होती, जोड़े तब तक नहीं बनता जब तक कि सारे सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना चला जाए। जब पहले सबको बांट दो, होता ना, घर में बांटते देखा ना, बहुत सारे बच्चे बैठे हो, दादी कुछ बांट रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ना। तो आपने जैसी मांगी तो आपने 2 टॉफी मांग ली तो 2 दे देती हैं? नहीं, पहले एक एक ही बांटती है सबको। जब बच जाती है तो फिर पेयरिंग करना शुरू करते हैं। क्या बच गई तो किसी और फिर बांटना शुरू कर दी। तो पहले, है ना, कई बार हमने देखा होगा कि पूरा फैमिली मेंबर सब बैठे हुए हैं, तो जब डिस्ट्रीब्यूशन कुछ हो रहा है तो ऐसे ही होता है ना कि बल्क में कोई सामान आया हुआ है तो एक एक करके ही बांटा जाता है। उसके बाद बच गया तो फिर एक्स्ट्रा फिर डबल बांटना शुरू करते हैं। बस केमिस्ट्री भी वही है कि केमिस्ट्री कहती है कि सब ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन करो तो पहले सबका ध्यान रखो। कैसे बांटो? 1 by 1, पार्शली, सिंगली ऑक्यूपाइड, पार्शली, आंशिक रूप से, एक एक करके। हाँ, तो भरिएगा। तो यहाँ तक कितना होगा? 12। अब नंबर बोलते जाना है ना। यहाँ पर कितना? 13। क्या 14 भी इसी को दे दूं? नहीं, पहले ईमानदारी, सबसे सिंगल। फिर ये क्या, कौन सा था? 13। ये मतलब हर पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होता, हर पहला इलेक्ट्रॉन जो इंटर होता वो, तो ये कौन सा था? 13। अब बोलिएगा, ये 14 क्लॉकवाइज है। फिर 15, फिर 16, फिर। अब केमिस्ट्री में जब भी किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम, किसी भी बोर्ड एग्जाम के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन को पता करना हो, क्वांटम नंबर, तो पहले ये पता कर लो कि वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है। तो इस पे निशान लगा दो कि हमें किसके बारे में बात करना है, किस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करना है। बढ़िया गया, है ना। अब देखिएगा, केमिस्ट्री में एक सेंटर होता है, इस सेंटर के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ये पढ़ते आ रहे हैं 8th क्लास 7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहा है। एक सेंटर, उस सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको आपने क्या कहा? न्यूक्लियस। इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ, वृत्ताकार मार्ग। कितने हैं टोटल? 7। ये 7। इसको क्या कहा? ऑर्बिट का। इसको क्या कहा? देखना, थोड़ी देर बाद प्रूव कर दूंगा कि जिन्होंने जब शुरू से अटेंड कर रहा है, कि जिसको केमिस्ट्री माने ना जाने कौन कौन से सुर में क्या क्या बताती रही, मैं कहूंगा वो तो आपको पहले से पता था। आपको कि ये तो हमें पहले से पता था, जिसको सब तब पोर्शन कहा गया। बस थोड़ी सी लैंग्वेज जो था वो चेंज कर दूंगा, जो उनकी थी, फिर बता दूंगा कि जो आप कह रहा हो वही वो उसको केमिस्ट्री ये कह रही है। तो ध्यान से देखिएगा। हाँ, तो ये क्या था? ऑर्बिट। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। के एल एम एन ओ पी क्यू, ये क्या कहलाते हैं? ऑर्बिट कहलाते हैं। यही क्या कहलाते हैं? कक्ष हिंदी में, या फिर इंग्लिश में ऑर्बिट कहलाते हैं। हाँ, आप लेकिन ना ऑर्बिट पढ़ रहे हैं ना कक्ष पढ़ रहे हैं, यही तो आप जानते ही है ना। आप तो क्या पढ़ना है? कौन से नंबर्स? क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स 4 है केमिस्ट्री में। एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। सेकेंड, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, दिगंशीय क्वांटम संख्या। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। ये 4 है ना। अब ये 4 में पहली क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। जिसको आप ऑर्बिट कह रहे हो तो उसको ऑर्बिट मत कहो। केमिस्ट्री इसी को कहती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसी को क्या कहती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हिंदी के अंदर इसको कहा गया मुख्य क्वांटम संख्या। तो क्या कहा गया? मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ऑर्बिट, कक्ष, ऑर्बिटल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हिंदी में हमने क्या कहा? मुख्य क्वांटम संख्या। इसी को बोल दूंगा। और डिनोट किससे करते हैं? एन से। तो जो आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे? ऑर्बिट के बारे में। जो आपको कक्ष के बारे में दे। और केमिस्ट्री में जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो ये जो आगे नंबर लिखा होता है एस-पी-डी-एफ के, यही होता है ऑर्बिट, यही होता है कक्ष। मुझे बताओ केमिस्ट्री में किस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे थे? 17। मुझे बस नंबर बताना। केमिस्ट्री में ये क्लोरीन का जो 17th इलेक्ट्रॉन है, ये किस नंबर के ऑर्बिट में है? 3rd में ऑर्बिट में। क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो गई? 3।
इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। अब समझ में क्यों नहीं आता, अब उनकी लैंग्वेज में बोलकर दिखा दिया तो समझ में आ गया 3। अब केमिस्ट्री में बताता बोलता देखना सब निकलेगा। केमिस्ट्री के अंदर अगर मैं कहता कि क्लोरीन के 10th इलेक्ट्रॉन की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्लोरीन के 10वें इलेक्ट्रॉन की क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती, तो क्या होती, क्या पता करना, जैसे बोले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब क्या पता करना, ऑर्बिट, या फिर वो एक ही बात है, ऑर्बिट का किया था किस नंबर में, 10th इलेक्ट्रॉन सेकंड के अंदर, ये ऑर्बिट आगे लिखे होते हैं तो 10th इलेक्ट्रॉन ये है, इसमें किसमें है, सेकंड में। इसका मतलब 10th इलेक्ट्रॉन की अगर पूछते प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो क्या हो जाता, 2 जो होता है, 2p नहीं बोलना, बस नंबर बोलना है, क्या हो जाता 2। कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर। अब उसको कैसे बोल देते, तो केमिस्ट्री के अंदर वो क्वांटम नंबर जो केमिस्ट्री में, जैसे अब मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है केमिस्ट्री में जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब n की वैल्यू कितनी है, 3, n की वैल्यू कितनी है 3, तो मुझे बताओ किस ऑर्बिट में, एम ऑर्बिट में, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगा रहा होगा, पता चल गया यहाँ पर। अब वो केमिस्ट्री में क्या कहती है, वो कहती है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आर दोज नंबर व्हिच रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट एंड डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ये बोल देती है वहां पर। वो बोलता ही नहीं है ऑर्बिट, वो कहता है कि वो क्वांटम संख्या जो किसी इलेक्ट्रॉन की कक्ष में स्थिति और नाभिक से दूरी बताती है उसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। वही तो है, लेकिन बस उसको अपोजिट डायरेक्शन के अंदर बढ़ो तो आप यही हो ना। यहाँ पर अगर मैं कहता दूरी पता चलेगी कि नहीं, n3 मतलब यहाँ मतलब इन दोनों के बीच की दूरी है। अगर मैं कहता n = 5 मतलब इन दोनों के बीच की दूरी है, तो समझ में आ गया, वैसे ही बोल सकते हो। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, वो क्वांटम नंबर जो किसी इलेक्ट्रॉन की किस में पोजीशन इन ऑर्बिट, कक्ष में स्थिति और डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को बताती है, उसे कहते हैं केमिस्ट्री में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर इलेक्ट्रॉन के में है तो वैल्यू 1, एल में एम एन, तो आसानी से पता चल जाएगा आपको यहाँ पर, कोई डाउट तो नहीं इसमें। ये पहला क्वांटम नंबर था जिसको एक्सप्लेन किया बोर करके साइंटिस्ट जो थे उन्होंने। अब आपको मालूम है केमिस्ट्री में कि हर ऑर्बिट से ऑर्बिटल्स जुड़े हुए हैं, पहले से एस, सेकंड से एसपी, थर्ड से एसपीडी, फोर्थ से एसपीडीएफ, अब फिफ्थ में भी एसपीडीएफ, सिक्स्थ में भी एसपीडीएफ। इसको आप कहते हैं ऑर्बिटल, इसको आप कहते हैं कक्षक, इसको आप कहते हैं कक्षक। इसको ऑर्बिटल ना कहूं, कक्षक ना कहूं तो केमिस्ट्री इसको कहती है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। यही जो है वो क्या है, सेकंड क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हिंदी में दिगंशी क्वांटम संख्या और रिप्रेजेंट करते हैं एल से, स्मॉल एल से। ये था अगर इलेक्ट्रॉन एस में हो, इलेक्ट्रॉन एस में हो तो हर बार दुनिया का कोई एटम, दुनिया का कोई इलेक्ट्रॉन हो, बस इतना पता चल जाए कि वो इलेक्ट्रॉन एस में है तो एल की वैल्यू मतलब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा 0 रहने वाली है। पी में होगा तो एल की वैल्यू 1, डी में होगा तो 2 और एफ में होगा तो एल की वैल्यू 3 रहने वाली है। हम किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, 17th इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे। तो जब आपसे मैंने कहा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो एस से आगे जो लिखा था 1 2 3 4 5 वो पता कर लो तो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और अगर ये पता है कि वो इलेक्ट्रॉन जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो एस में है, टी में है, डी में है या एफ में है, तो आपको पता चल जाएगा उसका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। दिगंशी क्वांटम संख्या बताओ, 17th इलेक्ट्रॉन किसमें है, पी में, मतलब एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू जो है वो 1, एल की वैल्यू क्या है 1। अभी वो समझ में। तो अब आपसे क्या कहे कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में लिखना है तो बैठकर याद कौन करना है, जो मैंने समझाया उसी को बोल दो, बस लैंग्वेज पे कमांड आना चाहिए। आप कहोगे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स आर दोस नंबर्स व्हिच रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। क्या था अलग से कुछ रखना पड़ेगा, नहीं, पोजीशन इन ऑर्बिटल। अच्छा और कुछ और एक्स्ट्रा बताऊं, और डीप में बताऊं कि आपके 11th और 12th को भी क्रॉस करूं, जहां पर आप जेई और एडवांस की तैयारी करते हैं वहां पर। तो अब आपको ये पता चला कि पोजीशन इन ऑर्बिटल। अब केमिस्ट्री में जब ऑर्बिटल को बताया था तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ऑर्बिटल इज द 3-dimensional region around the nucleus of an atom where probability of finding the electron is maximum। कि नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविम क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक हो। कौन सा क्षेत्र, त्रिविम।
यही बोला था, 3 डायमेंशन पढ़ा चुका ये बात। तो इसका मतलब ये किसको बताता है? डायमेंशन, डायरेक्शन को जो था वो बताता है। इसका मतलब केमिस्ट्री में जब आपको एल पता होता है तो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा होता है, कोई भी मूवेबल सब्सटेंस जब होता है, एक छुपी हुई बात इसमें बताता हूं, तो एल क्या बताता है? पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, यही बताएगा। शेप बता देता है कि किसका क्या शेप होगा, वो हम बात करेंगे इस पे। तो तीसरा बता देता है आपको कोणीय संवेग, इंग्लिश के अंदर एंगुलर मोमेंटम। क्या पता चल जाता है इससे कि अगर आपको सेकेंड एजीमुथल क्वांटम नंबर पता है तो क्या पता है? एंगुलर मोमेंटम। केमिस्ट्री में जब कहीं पर आप किसी भी जगह पर मूवेबल कंडीशन में कोई पार्टिकल हो तो आप उसकी स्टडी किससे करते हैं? वेलोसिटी से, वेग से जो था वो करते हैं। तो जब आप कहीं पर गतिशील हो, कहीं पर मूवेबल हो, तो फिजिक्स कहती है कि आप उसकी जब स्टडी करो तो वो इसकी स्टडी किससे होगी? वेलोसिटी से, वेग से होगी। अब लेकिन जो मूवेबल था और जो पार्टिकल मूवेबल था उसका अपना एक मास था, उसका अपना एक द्रव्यमान था। अगर उसका मास भी इफेक्ट कर रहा है उसकी गति को, उसके जो भी मूव कर रहा है उसकी स्पीड को, अगर उसका मास, उसका द्रव्यमान भी गति कर रहा है, तो अब फिजिक्स कहती है कि वेलोसिटी से काम नहीं चलेगा, अब वेग से काम नहीं चलेगा। अब वो कहती है हिंदी में संवेग, मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? फार्मूला पता है मोमेंटम? P इक्वल टू, हाँ सही बोल रहा, एम वी है ना। और हिंदी में क्या बोलते हैं? संवेग। तो सब कुछ याद नहीं करना था आपको। संवेग क्या डिफरेंस है कि हम कभी कभी वेलोसिटी पढ़ते और कभी कभी है ना मोमेंटम पढ़ते, कभी कभी हम वेग पढ़ते और कभी कभी संवेग पढ़ते। जब टीचर एक्सप्लेन करने जाता तो वो वेग को वेग पता था, संवेग को संवेग पता था। अब ये बता रहा कि केमिस्ट्री में ऐसा, साइंस में ऐसा क्यों कि कब वेलोसिटी पढ़ी जाए और कब मोमेंटम पढ़ा जाए, कब वेग पढ़ा जाए और कब संवेग। हिंदी से बताता हूं, वेग गतिशील है और उसकी गति को उसका द्रव्यमान प्रभावित नहीं कर रहा, उसका मास इफेक्ट नहीं कर रहा। संवेग है ना, हिंदी में बोलते हैं संवेग, यही है। यहां पर हिंदी में सा, और सा का मतलब होता है सेहती, और सेहती का मतलब होता है द्रव्यमान, सेहती का मतलब द्रव्यमान, जब उसका नाम रखा गया संवेग। मतलब उस वेग, वो वेग जिसमें क्या निहित है, क्या इंक्लूड है? मास। जिसमें क्या इंक्लूड है? द्रव्यमान। तो अब जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, इलेक्ट्रॉन का अपना एक मास होता है, इलेक्ट्रॉन का अपना एक द्रव्यमान होता है। जब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, मास होता है, इसका मतलब वेलोसिटी से काम नहीं चलेगा। किससे पता चलेगा? उसमें मास इंक्लूड कर दो, वेलोसिटी में मास इंक्लूड कर दिया तो वो क्या कहलाता है? मोमेंटम कहलाता है, वो संवेग कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन की बात करना है तो क्या वेलोसिटी से काम चल जाएगा? नहीं चल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका अपना खुद का मास है, द्रव्यमान है। तो फिर किस पे काम करना पड़ेगा? मोमेंटम पे काम करना पड़ेगा। लेकिन यहां तो मैंने क्या कहा? एंगुलर मोमेंटम। यहां तो मैंने कहा संवेग, कौन सा? कोणीय संवेग। संवेग के साथ में एक और जोड़ दिया, क्या? एंगुलर, कोणीय संवेग। अब कोणीय संवेग क्यों कहा? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जब चारों तरफ चक्कर लगाता है तो बार बार उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। बार बार उसकी डायरेक्शन, जब यहां था तो उसकी डायरेक्शन कुछ अलग थी, जब वो इस पॉइंट पर पहुंचा तो उसकी डायरेक्शन अलग थी, जब वो इस डायरेक्शन पे पहुंचा तो इसकी डायरेक्शन अलग थी। केमिस्ट्री भी तो बता रही है कि पी से मिलकर नहीं बना, पी तो किससे मिलकर बना? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। पी एक्स मतलब पी में है लेकिन डायरेक्शन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स अक्ष के समांतर। पी वाई, इलेक्ट्रॉन पी में है लेकिन किसके पैरेलल? पी वाई, वाई एक्सिस के पैरेलल। पी जेड मतलब इलेक्ट्रॉन किसमें है? जेड में, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है? एक्सेस के। तो जो एक्स वाई जेड है वो क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। वो तो खुद कह रहा है कि डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है। पी में ही होगा तो कभी कभी एक्स डायरेक्शन होगी, कभी कभी वाई डायरेक्शन होगी और कभी कभी, हाँ। तो मैं कह रहा था कि जब किसी का मास इफेक्ट ना करे तो वेलोसिटी पर बात करो, वेग पर बात करो, और जब किसी का मास इंक्लूड हो उसमें तो किस पर बात करो? मोमेंटम, संवेग पर जो था वो बात करो। अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा था, तो एक्सिस बदल रहे थे कि नहीं? अक्ष बदल रहे थे कि नहीं? और अक्षों को ही, एक्सिस को ही डायरेक्शन बोलते हैं। एक्सिस बदलना मतलब डायरेक्शन बदलना, डायरेक्शन बदलना मतलब एंगल बदलना। अक्ष बदल जाएंगे तो 100% बार बार क्या बदल जाएगा? फिजिक्स में, मैथ्स में पढ़ाते होंगे आप, एक्सिस चेंज हो जाएगा तो क्या बदल जाएगा? कोण जो था वो बदल जाएगा। अभी ये था, अभी एक फिक्स्ड एक्सिस है, ये एक एक्सिस ये, एक एक्सिस ये। अब बदल देता हूं तो एंगल वही रहा क्या? नहीं, बदल गया। क्योंकि क्या बदल गया? एक्सिस जो था वो चेंज हो गया। और था यहाँ पर, ये बदल दिया, एंगल चेंज हो गया कि नहीं? तो एक्सिस बदलने से क्या बदल जाता है? कोण बदल जाता है। जहां बार बार एंगल भी चेंज होते जाए
वहां पर ना वेलोसिटी से काम चलता, ना मोमेंटम से काम चलता, वहां एंगुलर मोमेंटम से काम चलता। तो बुक लिखती है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर आर दोज नंबर व्हिच रिप्रेजेंट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्यों बोला उस राइटर ने, ये समझ में आ गया कि वो संख्या जो इलेक्ट्रॉन के किसको बताती है, कोणीय संवेग को बताती है, उसी को भी कहते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी क्वांटम संख्या। क्यों कहा, समझ में तो आ गया। न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खुद का अपना मास था, इसके मोमेंटम से स्टडी करी, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे गति करते टाइम, मूवमेंट करते टाइम, मूव करते टाइम क्या बदल रहा था, डायरेक्शन बदल रहा था, एक्सिस चेंज हो रहे थे, मतलब एंगल चेंज हो रहा था। एंगल चेंज होने की वजह से हमने कहा एंगुलर मोमेंटम। आगे बस समझे, तो बता रहा था आपको जब लिखाऊंगा ये वैल्यू कैसे पता चलेगी, समझ में आ गया। तो एस में कब इलेक्ट्रॉन हो तो क्या पता करते हैं, कितना, 0, पी में हो तो 1, डी में हो तो 2 और एफ में 3, हमेशा कभी नहीं बदलेगा। इसके बाद एस में कोई सब ऑर्बिटल नहीं है, पी के कितने सब ऑर्बिटल, 3, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। डी के 5 सब ऑर्बिटल, डी एक्स वाई होता है, डी वाई जेड, डी थर्ड डी एक्स जेड, फोर्थ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और फिफ्थ होता है डी जेड स्क्वायर। केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं उपकक्षक, हिंदी में, इंग्लिश में सब ऑर्बिटल, जिसको आप सब ऑर्बिटल कहते हैं, जिसको आप उपकक्षक कहते हैं। केमिस्ट्री इसी को कहती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको डिनोट करते हैं एम से। किससे, एम से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या किससे डिनोट होगा, एम से। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, जब एस में होगा तो एम की वैल्यू हमेशा 0 होगी, बी में होगा तो इसकी वैल्यू -1 2 +1, डी में होगा तो -2 +2 और एफ में होगा तो -3 2 +3, -3 2 +3। कब, अलग से यहां पर लिख लेना क्या होगा, एस में एम की वैल्यू जो था वो कितनी, 0, पी में होगा तो कहां से कहां, -1 से +1, अगर डी में तो -2 से +2 और एफ में -3 2 +3। अब देखो एस में 0 क्योंकि कोई सब ऑर्बिटल नहीं था, पी में कितनी, -1 से +1, -1 से +1 का मतलब क्या है, -1 0 +1, मतलब पी एक्स में होगा तो, पी वाई में होगा तो, पी जेड में होगा तो, डी एक्स वाई में होगा तो -2, डी वाई जेड में, डी एक्स जेड में, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में बढ़ता जाएगा ऐसा, -2 से स्टार्ट करेंगे आप। और लास्ट होती है स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या के केमिस्ट्री में। जैसे इसमें देखते हैं, अगर आप 17th इलेक्ट्रॉन किसमें था, पी वाई में, तो एम की वैल्यू कितनी हो जाती, एम की वैल्यू किसमें है, पी वाई में 17th इलेक्ट्रॉन, पी वाई के लिए वैल्यू कितनी होती, पी एक्स के लिए कितनी है -1, पी वाई के लिए कितनी 0, अभी बता ना, पी के लिए -1 से +1, मतलब पी एक्स के लिए वैल्यू -1, पी वाई के लिए 0, पी जेड के लिए +-1, तो अभी किसमें है, पी वाई, तो कितनी होती 0, तो 17th इलेक्ट्रॉन के लिए एम की वैल्यू कितनी है 0। और लास्ट होती स्पिन, अगर क्लॉकवाइज है तो इसकी वैल्यू होती है +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी वैल्यू होती है -1/2। इसको कहते हैं स्पिन, हिंदी में चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 हो गए, डायरेक्शन पता चल जाएगी। अगर देखें इसमें जो 17th इलेक्ट्रॉन था क्लॉकवाइज था या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको डिनोट करते हैं एस से, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/2। इस तरह से कैलकुलेट हो जाता। अभी तो केवल बता रहा था, पहले ये पूरा बनाओ, इसमें ये बनाना, उसके नीचे ये बनाना, फिर बाद में और रस पे आते हैं, ये वैल्यू भी लिखना।
ऐसा बनाओ कि पूरे खाली पेज पर बनाओ प्रॉपरली। यहाँ पर तो मेरे जगह नहीं, आप पूरा एक पेज ब्लैंक पेज हो, ऊपर लिखा हो क्वांटम नंबर्स और उसके नीचे पूरा नोट करो प्रॉपरली कि अच्छे से सारी चीजें नोट कर सको। जैसे मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया p-1, आप चाहो तो इसी के ब्रैकेट में जो था वो लिख सकते हो वैल्यू। पूरा एक पेज पर जो था वो बनाओ ताकि बिल्कुल क्लियर हो एक एक बात। किसमें? हाँ, इसमें फिफ्थ में सब में यही रहता है, इसलिए उसको नहीं लिखा आगे। जैसे फोर्थ में एसपीडीएफ तो फिफ्थ में भी एसपीडीएफ, सिक्स्थ में भी एसपीडीएफ और सेवंथ में भी एसपीडीएफ, इसलिए एक जगह लिख दिया केवल फोर्थ तक। देखिएगा क्वेश्चन, डिटरमाइन द फोर क्वांटम नंबर्स, डिटरमाइन द फोर क्वांटम नंबर्स, डिटरमाइन द फोर quantum numbers of 11th electron of sodium, determine the four quantum numbers of 11th electron of sodium, determine the four quantum numbers of 11th electron of sodium, determine the four quantum number of 11th electron of sodium। हिंदी में सोडियम परमाणु के 11वें इलेक्ट्रॉन, सोडियम परमाणु के 11वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात करो। सोडियम परमाणु के 11वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात करो, चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात करो। किसकी कैलकुलेट करना है? सोडियम। अब जब भी केमिस्ट्री में कोई भी एटम किसी भी नंबर की बात करें, सबसे पहले उस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ये बना लिया था, ये स्पिन वाला। तो जब भी केमिस्ट्री में कोई भी क्वांटम नंबर्स कैलकुलेट करने को कहा जाता है, आपका सबसे पहला काम क्या निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बात की बात। सबसे पहले आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं आप बाउ प्रिंसिपल से। जैसे मान लीजिए आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? सोडियम के बारे में। उसका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, वो एग्जामिनर नहीं बताएगा। और मैंने कहा था केमिस्ट्री में कम से कम 1 to 30 जो था वो जरूर बताओ। तो सोडियम एटॉमिक नंबर क्या है? 11। सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दें। कुछ भी पूछेगा ये आपको पता होना ही चाहिए, है ना? तो क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। फिर वो जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करना चाहता है उस इलेक्ट्रॉन को पता करो कि वो है कहां पर, अवेलेबल कहां पर है। तो किसमें है?
कौन से एस? तो बहुत सारे, थर्ड एस, 3s के अंदर है। जिस एस के अंदर है उसको हुंस रूल से फिल कर दो, मतलब सब ऑर्बिटल में भर दो। हुंस नियम मतलब सब ऑर्बिटल है ना। सब ऑर्बिटल क्या, एस का कितना सब ऑर्बिटल होता है? 1 ही। ये था 3s, ये 3s है ना। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। कैसा रहेगा? क्लॉकवाइज। इसके बारे में पता करना है। अब सबसे पहले कौन सा क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जब जैसे ही बोले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अपने आप से कहा करो क्या? ऑर्बिट, कक्ष। और ऑर्बिट क्या होता है ये आगे, जल्दी बोलो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 3। nth इलेक्ट्रॉन थर्ड नंबर में है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई? 3। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? अब दूसरा क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, दिगंशी क्वांटम संख्या। किससे डिनोट करते हैं? एल से। एल मतलब क्या पहचानना? एस पी डी एफ। एस पी डी एफ मतलब ये पता कि एस में है, ये पता बी में है या डी में है या एफ में, तो आपको एल जो था वो पता है। एस के लिए एल की वैल्यू, ई के लिए 1 और डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। हाँ, तो एल की वैल्यू बोले कितनी होगी? 0। क्यों? क्योंकि 11th इलेक्ट्रॉन जो था वो किसमें है? एस में। मतलब पहली जो दो क्वांटम नंबर्स हैं वो अफबाउ रूल से पता चल जाती हैं। ये था एस में है तो क्या हो जाएगा? 0। इसमें कोई प्रॉब्लम है ना। ये था। तीसरा, थर्ड क्या है? मैग्नेटिक। जैसे आपका हो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मतलब क्या पता करना? सब ऑर्बिटल है ना। सब ऑर्बिटल। अभी कुछ बार बार ये डायग्राम नहीं है, चीजें पता हो है ना। मैंने फिर कहा ना कि आप रुकते तभी हैं जब आप अलग मोड में चले जाते हैं। क्या लिखाया था, क्या बताया था, क्या ध्यान रखना है, इस बातों पर बिल्कुल नॉर्मल चीजें अपने आप आती हैं सामने जो था, अगर आप उससे जुड़े होगे। हाँ, तो क्या कहा? सब ऑर्बिटल। सब ऑर्बिटल उपकक्षक। एस का कोई सब ऑर्बिटल है? नहीं। तो एस के लिए एम की वैल्यू कितनी? देख कर मत बोलना है ना। पी कितने हैं? पी के ऐसे याद रखा करो, अगर वैल्यू याद नहीं रखना है ऐसे कि पी के कितने 3, डी के कितने 5, एफ के कितने 7, और इतनी मैथमेटिक्स तो सबको आती है कि 3 वैल्यू कहां से आएगी। तो पी की वैल्यू कहां से कहां तक? -1 से +1 है ना। और डी की वैल्यू और एफ की वैल्यू -3 से +3 है ना। हाँ, ऐसे बोलो। क्या होता है कोरस में बोलने से कुछ बेसुरे भी सुरीले हो जाते हैं है ना। ये फैक्ट है। धीरे धीरे बोल, होता है ना, सब मिलके गाना गाते हैं तो सब मिलके गाते हैं, सब सुरीले नहीं होते है ना। हम टोकते भी इसलिए नहीं है, सब सुरीले नहीं होते। सुरीला एक आदि होता है, उसमें 1 या 2-3 उनको फ्रंट रो में खड़ा कर देते हैं, लेकिन उसमें कोई पता चल पाता है कि कौन सा बेसुरा है, कौन सा सही सुर लगाना नहीं आते। लेकिन ये भी फैक्ट है कि क्या उस ग्रुप में बोलने से कुछ फायदा होता होगा गाने से, ग्रुप सॉन्ग गाने से? हाँ, कि वो बेसुरे भी क्या हो जाते हैं उनके। इसलिए पता हो तो भी बोलो, नहीं पता हो तब भी बोलो। खुद से बोलो, दूसरे का सुन के बोलो, लेकिन बोलो जरूर है। अगर बेसुरे हो गए तो सुरीले बन जाओगे दूसरे के साथ सुर मिलाते मिलाते है ना। हाँ, तो एम मतलब क्या है? सब ऑर्बिटल। सब ऑर्बिटल देखो कि किसमें है? एस में। एस का कोई सब ऑर्बिटल है? नहीं। तो 11th इलेक्ट्रॉन का एम की वैल्यू कितनी होगी? 0। शाबाश। एम की वैल्यू कितनी होगी? 0 है ना। अब लास्ट स्पिन, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज मतलब +1/2, +1/2। ये हो गई सोडियम के इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम। ये लिख लो। एक आप निकाल के बताना, मैं बता रहा हूँ, पहले जल्दी लिखो उसको। देखिए नेक्स्ट, डिटरमाइन द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ 13th इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्युमिनियम। डिटरमाइन द 4 क्वांटम नंबर्स। 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 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ 13th electron of aluminum, of 13th electron of aluminum, of 13th electron of aluminum। एल्युमिनियम के 13th इलेक्ट्रॉन, हिंदी में एल्युमिनियम के 13th इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम के इसका एटॉमिक नंबर भी 13 होता है, करो। एल्युमिनियम के 13th इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात करो। एल्युमिनियम के 13th इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात करो। एल्युमिनियम
एल्युमिनियम के चारों इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम के 13th इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात करो। एल्युमिनियम के 13th इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात करो। ये एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर भी क्या है 13। जिससे पूछो वही बताना, कॉपी पे करें। सबसे पहले क्या लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 13 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, लिख लिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्युमिनियम 1s2, अरे शाबाश, यही था, शाबाश। अब ये था 3p1। अब कौन सा इलेक्ट्रॉन अपने को पता करना है 13 किसमें है, p में, यही था। कितने सब ऑर्बिटल कौन से p के बनाऊं 3p। अच्छा वो 13th में क्या था, वो कह देता आपसे 10th तो किसके बनाते 2p के, है ना। ये ध्यान रखना, वो तो अभी मैं लास्ट बता रहा हूँ कि आप मैक्सिमम एक पॉसिबिलिटी जनरेट हो कि आप सब निकाल सकते हो, इसलिए मैं लास्ट पे हिट कर रहा हूँ अभी, है ना। बीच में भी देगा तो चीजें आसानी होंगी आपके। मैं लास्ट पे हिट इसलिए कर रहा हूँ कि आप कोई भी नंबर दिया जाए आप उसके कैलकुलेट कर सको। 13 तो क्या बनाऊं p, नंबर काउंट जब किया करो। हाँ इसको क्या बोले 3px, 3py, 3pz। हाँ तो 3s2 तक में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, नहीं टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गए 12 इलेक्ट्रॉन। तो भरूं यहाँ पर, ये कौन सा था 13, इसी का पता करना है। हाँ चलिए पता करिए, पूरे पता करो चारों, बन गए। पूरा बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं पी ए से अगर आपने एक बना दिया तो वो तो एस हो जाएगा। अब इसने क्या बना दिया एक, तो वो तो किसको बताएगा एस को। बनाना पी है, एक इलेक्ट्रॉन हो तब भी कैसे बनेंगे 3, क्या ऐसा बना सकते हैं एक बना दे, नहीं गलत हो जाएगा पूरा, समझ गए ना। वो तो एक किसको बताता है एस को बताता, तो गलत हो जाता वो, तो पूरे तीनों बनाओ। और नाम भी ऐसे लिखा करो जैसे मैंने लिखा पूरा। निकली वैल्यू, आप एन बोलो कितना, एन कितना। इसमें अभी कोई डाउट हो तो ईमानदारी से बताएं कि नहीं सर हमें समझ में नहीं आया कि 3 क्या है, ये 3 कैसे। कोई डाउट तो नहीं किसी को। कौन सा इलेक्ट्रॉन 13। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन पता करना है, मतलब क्या एस पी डी एफ के आगे जो नंबर लिखे हैं वो। हमें कौन सा इलेक्ट्रॉन 13 पता चल गया, 3p में था, p के आगे क्या लिखा है 3, तो n कितना हो गया 3। फिर क्या निकालते हैं एल, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर मतलब ऑर्बिटल, ऑर्बिटल कक्षक, है ना, यही था। एस के लिए एल की वैल्यू, एस के लिए 0, पी के लिए, डी के लिए और एफ के लिए, है ना। ये याद करो, पेज मत पलटो, है ना। तो हाँ तो किस में है पी में है, पी के लिए वैल्यू 1, ये एल के लिए 1। अब एम, एम मतलब सब ऑर्बिटल, है ना। एम मतलब सब ऑर्बिटल उपकक्षक। एस के लिए एम की वैल्यू 0, है ना। वैसे ही बोल रहा है, अपनी बातें एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है। आप 0 नहीं बोल रहा है तो मतलब कोई ना कोई सब ऑर्बिटल होता है, एस का कोई सब ऑर्बिटल होते ही नहीं है, इसलिए तो वैल्यू कितनी है 0। पी की कितनी वैल्यू होती है 3 तो होती है, -1 0 +1, 3 क्यों होती है क्योंकि 3 सब ऑर्बिटल। डी की 5 भी तो वैल्यू होती है क्योंकि 5 सब ऑर्बिटल। एस की टोटल वैल्यू 7 होती है, 7 ही क्यों क्योंकि 7 सब ऑर्बिटल। तो छुपा हुआ उसमें, तो एस को 0 से अलग हटाकर कुछ बोल रहा हो तो इसका मतलब कुछ गलत कह रहा हो आप। हाँ तो बोलिए एम के लिए वैल्यू -1 क्योंकि किसमें है पी एक्स में, क्लियर। ये था -1। और एस बोलिए कितना प्लस, ये क्लॉकवाइज निकाल सकते हैं कोई भी,
बस इसकी डिटेलिंग और बता दूंगा आपके बोर्ड एग्जाम। ये तो ज्यादातर जितने भी हायर एग्जाम होते हैं क्वांटम नंबर्स के डायरेक्ट कैलकुलेट आपका बोर्ड से बताऊंगा तो दिखाता जाऊंगा, तो उसकी डिटेलिंग के पूरा एक एक करके कैसे सॉल्व करते हैं पूरा जैसे बोर्ड में आ सकता था तब कैसे सॉल्व करते तो वो एक अलग उससे बताता, उसमें आप देखोगे थोड़ा सा लंबा ट्रिक हो जाएगी। तो बिना देखे ही बता रहा हूँ आप इतना आसानी से, वो आसानी होगा, ऐसा कुछ वो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है। फिर एक ही बात है, सब चीजें सब पता चलता जाएगा, लेकिन ये चीजें तभी नहीं बनेंगी जब आपको एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं आता होगा, सब बेकार हो जाएगा कितनी आसानी से समझना। लेकिन बस इतना सा ना हो कि उसने यही क्वेश्चन दे देता किसी और के लिए, वो कहता कैलकुलेट द 4 क्वांटम नंबर ऑफ 30th इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक। अब जिंक का एटॉमिक नंबर नहीं मालूम तो कुछ नहीं बनेगा, इसलिए कह रहा हूं कि 1 से लेके 30 तक एटॉमिक नंबर पे कमांड होना जरूरी है। इसी पर बात करूंगा अभी क्वांटम नंबर्स पे नेक्स्ट क्लास के अंदर भी।